नमस्कार, मैं आपके साथ अखिलेश आनंद हूं। शंभू बॉर्डर पर फूल बने पत्थर, वो फूल जो किसानों पर बरसाए गए, बाद में ऐसी तकरार हुई कि वही फूल शूल बन गए। धक्का मुक्की, विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच आंसू गैस के गोले चले। कुछ किसान घायल हुए और आज के प्रदर्शन का यही पटाक्षेप हो गया। लेकिन सवाल यह है कि यह आंदोलन आगे क्या रंग दिखाएगा। शंभू बॉर्डर पर किसान, घनघोर हुआ घमासान। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ, ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। फूल का जवाब पत्थर, आंसू गैस से मची भगदड़। ये ज्यादा दुखद था। 2 मिनट बाद हंजू गैस, फिर हंजू गैस और रबड़ की गोली। 101 किसानों का जत्था, पुलिस ने रोका रास्ता। हरियाणा पुलिस ने इनके ऊपर फूल फेंके, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। हम भी किसान के बेटे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन शहीद होने के लिए बिल्कुल नहीं आए। दिल्ली में दंगल का इरादा, पहचान पत्र वाली बाधा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परमिशन नहीं आएगी, ਤੁਸੀਂ दिल्ली नहीं जा सकते, कोई भी संभव नहीं है। तो आपके पास कहाँ से परमिशन आई यहाँ आने की? ये पंजाब की धरती है, पंजाब में आती है। किसान मांगे गारंटी, आंदोलन की नाकाबंदी। झड़प के बाद लौटे किसान, अभी बाकी है कोहराम। दिल्ली हमसे इतना क्यों डर रही है, इतना क्यों घबरा रही है? जितने भी 101 बंदे आए हैं उनको आप चेक कर लीजिए, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है। बॉर्डर पर सुरक्षा भारी, ड्रोन से हो रही निगरानी। ड्रोन का इरादा है, कोई बात नहीं, हम तो शांतपूर्वक ढंग से आगे जाएंगे। रोकने का इन्होंने काम है और साडा अपना जान का काम है। सियासत की तेज धार, किसानों पर और पार। 100 किसान अगर पैदल दिल्ली जा रहे हैं तो देश का कौन सा कानून उन्हें रोक रहा है? जब तक इजाजत नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता? फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे। शंभू बॉर्डर से सॉलिड रिपोर्ट। एक वक्त था जब पूरा देश एक सुर में कहता था, जय जवान जय किसान। जवानों और किसानों को लेकर देश का जज्बा आज भी वही है। लेकिन बीते कुछ समय से किसान आंदोलन को लेकर देश की सियासी राय में मतभेद दिखने लगा है। आज जब दिल्ली मार्च का इरादा कर किसानों का जत्था निकला तो पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया। उसके बाद जो बवाल हुआ वो दिन भर सुर्खियों में रहा। इस झड़प को लेकर पुलिस प्रशासन का अपना दावा है और किसानों के अपने आरोप। बहरहाल किसान शंभू बॉर्डर से वापस तो लौट गए, लेकिन आगे उनका क्या रुख होगा इसका ऐलान होना अभी बाकी है। लक्ष्य था शंभू बॉर्डर पार कर दिल्ली पहुंचने का, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आंदोलन के आड़े आ गई। किसान आंदोलन का मिशन दिल्ली कूच अधूरा रह गया, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा की सख्त दीवार ने किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सरकार को दिए अल्टीमेटम के मुताबिक किसान आज सुबह से ही शंभू बॉर्डर पर जुटने शुरू हो गए थे, लेकिन ये पहले से तय था कि किसानों की भीड़ को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा, और यही हुआ भी। दोपहर होते होते तकरार तेज हो गई। किसान पुलिस से धक्का मुक्की करते रहे, नारेबाजी करते रहे,
आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत लगाते रहे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर चट्टान की तरह जमे सुरक्षा बलों ने उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हमसे इतना क्यों डर रही है, इतना क्यों घबरा रही है? हालांकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी 101 बंदे आए हैं उनको आप चेक कर लीजिए, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये झंडा है हमारा जथेबंदी का। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੈਦਲ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। दरअसल 101 किसानों का जत्था पूरी तैयारी के साथ अपनी मांगे लेकर आज शंभू बॉर्डर पार कर दिल्ली पहुंचने वाला था। जब किसानों का जत्था निकला तो कहीं पुलिस ने उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया, तो कहीं चाय बिस्किट भी ऑफर किया। लेकिन कुछ ही देर बाद यही फूल बन गए शूल। भीड़ में से किसी ने पत्थर फेंका, जोर जबरदस्ती शुरू हुई, हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और फिर दोनों तरफ से ठन गई तकरार। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने अपना आजमाया हुआ हथियार यानी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो किसान हैं जो कि पैदल मार्च करना चाहते थे, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन उनको प्रशासन समझा रहा है कि अंदर आगे जाने की इजाजत नहीं है। और फिर एक बार फिर से हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से एक बार फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो वहां पर छोड़े गए हैं, जिसके बाद जो है वो किसान थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा तितर बितर जो है वो जरूर हुए हैं। लेकिन जैसे ही आंसू गैस के गोले का जो असर है वो कम होता है, वैसे ही फिर से दोबारा जो किसान है वो आगे आ जाते हैं। और जैसे कि उनकी मांग है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी मांगों बनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। पुलिस ने दिल्ली जा रहे 101 किसानों से अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। पुलिस का दावा था कि उन्हें किसान यूनियनों की इसकी लिस्ट मिली थी और वो लिस्ट के मुताबिक ही किसानों के नाम का मिलान करना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों के नाम लिस्ट में नहीं थे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ नहीं आएगी तो नहीं जान देगा इधर कोई। पहले अपनी लिस्ट दीजिए, 3 आदमी के नाम बोले, एक भी आदमी अगर आया हो तो बताइए। जे नाम ने 101 नाम जे लिस्ट जे असली है, असल च जे ये बखाना चाहते हैं कि हम जो नाम बोलते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, वो ये बंदे हैं नहीं। लेकिन किसानों ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनकी ओर से ऐसी कोई लिस्ट दी ही नहीं गई थी। किसानों का दावा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले पूरी कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोलों की बरसात कर दी। जो भी सरकार टीयर गैस फेंके, आज हवा भी इधर हमारे मोर्चे की ओर है, तो इससे ज़्यादा समस्या आ रही है हमें। कल हवा का रुख उधर था तो वो अपने बचाव के लिए भी थोड़ा टीयर गैस देखकर मारते थे, आज ज़्यादा मार रहे हैं। धमाका बहुत जोर से हुआ, मैंने भी सुना है। किसानों का दावा सही या पुलिस का ये तो नहीं पता, लेकिन जिस पुलिस की ओर से किसानों पर फूल बरसाए गए थे उसी ने किसानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों की तरफ से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बात बिगड़ गई। हरियाणा पुलिस ने इनके ऊपर फूल फेंके, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। इनके अंदर कुछ शरारती आदमी हैं, हम आपको वीडियो दिखा देंगे। इन्होंने कुंडियां फेंकी, हमारे ऊपर पत्थर फेंके। हम भी किसान के बेटे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन शहीद होने के लिए बिल्कुल नहीं आए। शहीद बिल्कुल नहीं होंगे, हमारे भी परिवार हैं। इस दौरान जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए किसान बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करते रहे और पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोलों का प्रहार जारी रहा। इस संघर्ष में कई किसान घायल हो गए, जिसके बाद किसानों का गुस्सा और भड़का, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार किसानों ने अपनी जिद छोड़ी और घायल साथियों के साथ वापस लौटने का फैसला किया। ये केमिकल वाला बम बोल रहे हैं फौजी, ये इसको छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल होती है, सांस की लेने की दिक्कत होती है। ये हमारे ऊपर छोड़ा गया, 8-10 किसान जख्मी, एक पीजीए चला गया। मौसम भी खराब, हवा का रुख हमारी ओर है, तो इसलिए दोनों फोरमों ने जत्था वापस लेने का निर्णय लिया। इस बीच किसान आंदोलन के नाम पर कई सियासी सूरमा भी मैदान में कूद चुके हैं।
किसानों के समर्थन में ग्रेटर नोएडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने सिरसा कासना टोल प्लाजा पर रोक दिया, पर विपक्षी नेता इस मौके पर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, सत्ता के नशे में भाजपा है। आज के दिन लोगों की ओर, किसान की ओर, अन्नदाता की ओर, हमारे गरीब की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। जो किसान दिल्ली में आ रहा है, देश की राजधानी में आ रहा है, अगर मोदी जी की सरकार किसानों के ऊपर बंदूकें रोकेगी, गोलियां चलाएंगी, लाठियां चलाएंगी, तो देश का किसान, देश की जनता इस बार चुप नहीं बैठी। किसान आंदोलन पर सियासी तकरार का सिलसिला पुराना है, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि आखिरकार किसानों की वो कौन सी मांगे हैं जिन पर महाभारत छिड़ा है। 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा, आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस वापस हों और आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा। बहरहाल शंभू बॉर्डर से किसानों की वापसी तो हो गई, लेकिन आंदोलन को लेकर अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। किसान नेताओं ने हालात की समीक्षा के बाद प्रदर्शन पर फैसला लेने की बात कही है, यानी आंदोलन की आंच अभी बाकी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां विधानसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, नई सरकार भी बन गई, लेकिन ईवीएम को लेकर जो तकरार शुरू हुई थी वो खत्म होती नहीं दिख रही। सोलापुर के जिस मारकड़वाड़ी गांव में ईवीएम के नतीजों को लेकर गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, वो आज शरद पवार के वहां पहुंचने के बाद और तेज हो गया। तो सवाल यह है, क्या वाकई विपक्ष को ईवीएम पर एतराज है या फिर यह हार स्वीकार करने से इनकार है? इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ईवीएम पर हो रही सियासत अभी थमने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने जीत हार का फैसला तो कर दिया, लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल पर विपक्ष का अंतिम फैसला अभी बाकी है। इस चिंगारी को जिंदा रखा है सोलापुर जिले के मारकड़वाड़ी गांव ने, जहां ईवीएम पर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जब शरद पवार मारकड़वाड़ी गांव पहुंचे तो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला और तेज हो गया। दरअसल मारकड़वाड़ी गांव उसी माढ़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से 2009 में चुनाव जीतकर शरद पवार लोकसभा पहुंचे थे। पवार ने मंच से ईवीएम पर सवाल उठाए तो समर्थकों का जोश दोगुना हो गया। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं, हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र चुनाव में लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है और मतदाता आश्वस्त महसूस नहीं कर रहे। कुछ परिणामों ने लोगों में संदेह पैदा कर दिया है। आज अमेरिका, इंग्लैंड और कई देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो आपकी जिद क्यों है? ईवीएम पर देश में कहां-कहां और कब-कब सवाल उठ चुके हैं और दुनिया के किन-किन देशों ने ईवीएम से तौबा कर ली है, ये भी बताएंगे आपको। पर पहले महाराष्ट्र में इस पर मचे सियासी घमासान के बीच आज जब शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो उसी मंच से मालशेरस के विधायक उत्तम जानकर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेटवरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि असा काय निवडणूक आयोग आहे की देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत नाही? अडचण काय? शरद पवार की एनसीपी ईवीएम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है तो महायुति के नेता उन्हें नसीहत पर नसीहत दिए जा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस शरद पवार को लेकर बयान दे चुके हैं। आप देश के वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम आपको देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर आप हार स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सहयोगियों को आत्मनिरीक्षण की सलाह देंगे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी विपक्ष पर आक्रामक हैं और महाराष्ट्र बीजेपी भी। तुम्हाला विजय मिळतो, तुम्हाला जेव्हा जागा जास्त मिळतात त्यावेळेस ईव्हीएम चांगला असतो आणि जिथं जेव्हा पराभव होतो तेव्हा ईव्हीएम खराब असतो। आम्हाला जागा मिळाल्या 17 आणि महाविकास आघाडीला जागा मिळाल्या 31। मग हा ईवीएम घोटाला झाला का म्हणायचा? मारकड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के,
उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। अब पूरी कहानी समझिए। दरअसल मारकरवाड़ी गांव मालशेरस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस सीट से शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम राव जानकार की जीत हुई है। एनसीपीएस को 1,21,713 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,08,566, यानी एनसीपीएस के उत्तम राव 13,147 वोट से जीत गए। लेकिन विवाद इस जीत पर नहीं, बल्कि मारकरवाड़ी गांव के बूथ को लेकर है, जहां एनसीपी से ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले। गांव वालों का दावा है कि यहां ज्यादा समर्थक महाविकास अघाड़ी के हैं, तो बीजेपी को वोट कैसे ज्यादा मिले। दावे के मुताबिक मारकरवाड़ी गांव के बूथ पर 2,476 वोटर हैं। 20 नवंबर को हुए चुनाव में 1,905 लोगों ने वोट डाले। इसमें बीजेपी को 1,003 और एनसीपीएस को 843 वोट मिले थे। गांव वालों ने ईवीएम की गिनती पर संदेह जताते हुए बैलेट से वोटिंग कराने का मन बनाया। 3 दिसंबर को वोटिंग के लिए गांव में तंबू और गुप्त मतदान के लिए अलग से टेबल लगाया गया। गांव के कुछ लोग पोलिंग अधिकारी बनकर टेबल पर बैठ भी चुके थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी के बाद विवाद और गहरा गया और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए। हालांकि ईवीएम पर उठते सवालों का सिलसिला पुराना है। मसलन 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान होटल और सड़क से ईवीएम मिलने पर बवाल मचा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर में एक होटल से 2 ईवीएम और वीवीपैट बरामद होने से हड़कंप मचा था। 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम ले जाने की खबर पर हंगामा हुआ था। इन घटनाओं ने ईवीएम पर संदेह और गहरा किया और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को कई बार खारिज कर चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका के कई प्रांतों समेत फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में ईवीएम पर पाबंदी है और उसी का हवाला देते हुए विपक्ष बैलेट से वोट कराने की जिद पर अड़ा है। अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने अदानी पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो भारत से अमेरिका तक ये मुद्दा गर्मा गया था। अब अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने दरअसल सोरोस से रिश्ते को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने भी इसके जवाब में बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। माना यह जा रहा है कि अब यह मुद्दा संसद में भी गूंजेगा। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से रिश्ते को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट कर इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी FDL-AP यानी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की सह अध्यक्ष हैं। FDL-AP जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की मदद से चलने वाला संगठन है। संगठन पर भारत विरोधी और अलगाववादी समर्थक होने का आरोप है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस के पास में है। ये सब एक थ्रेड है, रणनीति है, जिसमें भारत के अंदर ये इकोनॉमिक कियोस पहनाना चाहते हैं, जिससे जॉर्ज सोरोस इकोनॉमिकली प्रॉफिट करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली प्रॉफिट करना चाहती है। बीजेपी ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर दावा किया कि ये संगठन कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुका है। ऐसे में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का ये रिश्ता साबित करता है कि देश के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली विदेशी संस्थाओं को कांग्रेस का समर्थन हासिल है। बीजेपी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदानी के मुद्दे पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जॉर्ज सोरोस की मदद से चल रहे OCCRP ने लाइव टेलीकास्ट किया था। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में चीन की कंपनियों से जो डोनेशन लिया गया है उसके लिए भी प्रधानमंत्री जवाब दें। पीएम केयर फंड में जो चाइना हमारे जमीन को लिया था, उनकी कंपनियों से पैसा लेने वाले मोदी जी हैं। कम से कम अपने गिरबान में झांक कर को देख लें कि वो क्या करते हैं। बता दें कि जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति हैं। सोरोस पर सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक बदलाव के लिए धन बल के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि वो ऐसे संगठनों को ही फंड देता है जो पत्रकारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बेहतर बनाने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि वो इस मामले को संसद में भी उठाएगी और राहुल गांधी से सवाल पूछेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।